मैं न पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ और न इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ, तो मैं इसलिए अपने आप को इतना काबिल और सक्षम मैं नहीं समझता कि इतने गंभीर विषय पर मैं कोई टिप्पणी कर सकूं। मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, तो इतिहास के हवाले से जो कुछ हमने पढ़ा लिखा सोचा समझा है उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और जितना मैं बोलूँगा या बोलने वाला हूँ उतना ऑलरेडी अम्बेडकरनामा यूट्यूब चैनल पे चढ़ चुका है जो मैं बोलूँगा। दोस्तों, मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ। आई एम नॉट अपॉलिटिकल, मैं नॉन पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। मेरी एक राजनीतिक समझ है। जितने हमारे खास तौर से दलित पार्टियां हैं या पिछड़ी पार्टियां, मैं दलित पार्टी पे ही फोकस रखता हूँ, सिर्फ शेड्यूल कास्ट में मैं फोकस रखता हूँ कि जितनी पार्टियां हैं अभी देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, बगैर नाम लिए हुए सबको आप ऐड कर लीजिए और उनको बोलिए कि सिर्फ नागपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत के दिखा दें, सब मिलके एक साथ, अलग अलग नहीं, सब एक साथ मिल जाएं, सारे संगठन, सारे पार्टीज, और सिर्फ नागपुर लोकसभा चुनाव जीत के दिखा दें। क्या लगता है जीत जाएंगे? इसका मतलब समस्या कहीं और भी, सिर्फ राजनीति में ही बात नहीं है, कहीं और भी। बाबा साहब इस बात से बहुत ही वॉज अवेयर ऑफ दैट, एकदम सचेत थे इस बात को लेकर। इसलिए वो पेरियार से मिले, साहू जी महाराज के साथ काम किया उन्होंने। साहू जी महाराज ने उनको मदद की और मनगांव सभा में उन्होंने कहा था कि पिछड़ों का एक बड़ा नेता मिल गया है, लेकिन बाबा साहब को भी सबका साथ नहीं मिला। उनके जीवन काल में भी जो अस्पृश्य जातियां थी उसमें से कुछ ही जातियों का साथ मिला, सबका साथ नहीं मिला। तो सिर्फ चुनाव लड़ लेने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर बाबा साहब इस समय होते या फिर परिनिर्वाण कुछ ही दिन बाद, वो पार्टी बाद में लॉन्च हुआ था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, रिपब्लिकन पार्टी 57 में, वही उनके परिनिर्वाण के बाद। और मुझे लगता है कि कोई जबरन कई लोग मिलकर उनसे वो मैनिफेस्टो बनवाए होंगे पार्टी का, क्योंकि अंतिम भाषण जो दे रहे हैं सारनाथ में और यहाँ भी आए थे, मुझे याद है बनारस BHU आए थे, तो बार बार कह रहे हैं कि मैं अपना पूरा जीवन जो है बुद्धिज्म के प्रचार में लगाऊंगा, कह रहे थे बार बार। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए उस पर। तो आखिर हुक्मरान बनने की वो चस्का जो लगा, कई लोग कहते हैं कि हम डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं। नो, एब्सोल्युटली नॉट। हुक्मरान बनने का मतलब MLA MP बनना नहीं है, बैंकर्स बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, प्रोफेशनल्स बनना है। समाज हुक्मरान होता है, इंडिविजुअल हुक्मरान नहीं होता है। तो राजनीति MLA MP बनने के चक्कर में हमने ना इंस्टीट्यूशन खड़े किए, लोग इंडस्ट्रीज बनाए, वकील भी नहीं बनाए ढंग के, 10 वकील भी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। अर्थव्यवस्था में हमारी कितनी हिस्सेदारी है इसका असेसमेंट नहीं कर पाए। अभी मैं रामलीला ग्राउंड में था, मैं एक सवाल उठा रहा था कि हमारे बहुत सारे संगठन हैं, उनके सिलेबस जो है 1932 में ही अटक गए हैं। 1932 के बाद 90 साल हो गए, पानी बहुत बह चुका है। और बाबा साहब ने कहां कहां क्या कहा था उसको पूरा पढ़ना चाहिए। बगैर पढ़े हुए इतिहास को इतिहासकार न बनना चाहिए, नहीं तो आप बैगन का टैगन करेंगे। अगर संदर्भ की समझ नहीं है कि किस संदर्भ में क्या कहा जा रहा है, तो समझ लीजिए आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस से तो आजीवन लड़ते रहे डॉक्टर अंबेडकर, अंग्रेजों से लड़ते रहे, सिर्फ लड़ रहे थे? नो, लड़ते थे, दबाव बनाते थे, कुछ कंसेशन समाज के लिए लेते थे। कांग्रेस से लड़े, दबाव बनाए, कुछ कंसेशन समाज के लिए लिए। ये खाली झगड़ा ही कर रहे थे।
वो कॉन्सेंसस क्या थे? बाबा साहब लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए, जीते कभी नहीं। जोगेंद्रनाथ मंडल के सहयोग से उधर से आए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फिर बाद में कांग्रेस मुंबई प्रोविंस से है, ठीक कह रहा हूँ तरवीर जी, कांग्रेस की ओर से आए थे राजेंद्र प्रसाद के रिकमेंडेशन पे, दोबारा जब पार्टीशन के बाद। तो वो चुनाव नहीं जीत पा रहे थे खुद। शेड्यूल कास्ट पूरा और शेड्यूल ट्राइब पूरा पॉपुलेशन एक मिला लीजिए एक साथ, तब भी मुश्किल है कि आप 4 लोकसभा जीतवा पाए। इसका मतलब क्या है? राजनीति में समझौते किए जाते हैं। सोशलिस्ट पार्टी से डॉक्टर अंबेडकर का समझौता हुआ था पहले लोकसभा चुनाव में। तो जब तक समझौते नहीं होंगे तब तक एजेंडा सेटिंग नहीं होगा। क्या अमेरिका में ब्लैक्स ने अपनी पार्टी बनाई? लेकिन ब्लैक्स देखिए पूरा हॉलीवुड पे छाया हुआ है, इंडस्ट्री पे छाया हुआ है, स्पोर्ट्स पे छाया हुआ है। वो समाज के लिए हिस्सेदारी की बात करता है। हमारा समाज कुछ शासनकर्ता बनने का मतलब सिर्फ समझ लेता है कि हम मंत्री बन जाएंगे तो शासन चला लेंगे। सीए नहीं रहेगा तो मूली चोरी के आरोप में जेल चले जाओगे, चाहे घर बैठे रहोगे सीबीआई और ईडी के डर से। मैडम तो ब्यूरोक्रेट रही हैं, कैसे लोग डरवाते हैं ब्यूरोक्रेट लोग। तो ये बेसिक फंडामेंटल बात हमें समझ, अगर मुझे अभी मौका मिले, ऑल्दो आई एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़के ये समाज को खड़ा करेंगे, आप बोलेंगे समाज के हिस्सेदारी में क्या आप बनाएंगे, पॉलिसी में क्या लाएंगे, मैनिफेस्टो में क्या लाएंगे, ये हमें बताइए। अगर प्रेशर ग्रुप हम बनाए रहते, प्रेशर ग्रुप, आरएसएस का है, पार्टी नहीं, पार्टी चलाती है लेकिन वो सामाजिक संगठन है। प्रेशर ग्रुप बिल्डअप किया रहता है स्ट्रांगली कलेक्टिव, तो हमारे अधिकार बाबा साहब अकेले जो लड़कर देके गए थे, इतने सारे लोग रह के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर रह के सारे चले गए। जिस समय से देख लीजिए आप, 90 के बाद से देख लीजिए। अरे पहले तो दलितों पे हमले होते थे तो 4 नेता उनके घर जाता भी था सहानुभूति में कि कहीं नाराज होकर दलित हमको वोट न दे, जाता था लोग। जब से जात जात को लोग वोट देना शुरू कर दिया तब से दलितों का वोट भी मांगने कोई नहीं जाता। जाता कोई मांगने? कोई नहीं जाता मांगने। बोलता तुम अपना वोट अपना दे लो, हम अपना अपना देख लेंगे। तो इसीलिए सारे अधिकार खत्म हो गए और किसी पार्टी के पास कोई एजेंडा, मैनिफेस्टो नहीं है। जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो आपने पढ़े हैं? स्टेट एंड माइनॉरिटी आपने पढ़े हैं? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन और मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है? तो नो, भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, ऐसे थोड़ी होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो क्यों निकाल रहे थे? संविधान तो लागू हो चुका था। तो साथियों, ये सवाल नेताओं से पूछिए। समाज को जागृत करना, समाज की अपेक्षाओं पे खड़े उतरना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। कुछ पॉइंट्स अब हाइलाइट्स में बताता हूं क्योंकि समय कम है। सबसे पहले आते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं। स्वतंत्र श्रमिक दल लिखते हैं कि दल भूमि बंधक बैंक, कृषि उत्पादक सहकारी समितियां और मार्केटिंग समितियां स्थापित करने का जिम्मा लेगा ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, कृषि उत्पादकता है, उसको बढ़ाया जा सके। दूसरी बात कह रहे हैं कि दल सोचता है कि जोत विखंडन, जो कि दल की राय में कृषि में पूंजी और खेती की उन्नत पद्धतियों का उपयोग करने में भारी रुकावटें हैं, इसलिए यह किसानों की गरीबी का मूल कारण है। जोत विखंडन, छोटे छोटे प्लॉट्स। आगे लिख रहे हैं कि जनसंख्या को लेकर बहुत चिंतित है कि जो हमारी बेकारी है उसका कारण जनसंख्या की वृद्धि। इसलिए सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन कहते हैं कि प्रांतों का औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। इसलिए दल पुराने उद्योगों को पुनः स्थापित करने की कोशिश करेगा, उसको फिर से रीस्टैब्लिश करेगा और ऐसी नई इकाइयों का संवर्धन करेगा जिसकी वहां का लोकल कंडीशन अनुमति दे, नई इंडस्ट्रीज लगाएगा। लोगों की दक्षता, एक्सपर्टीज और
उत्पादक क्षमता, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा का गहन कार्यक्रम प्रारंभ करने की कोशिश करेगा। टेक्निकल एजुकेशन, उद्योगों के राज्य प्रबंधन और राज्य स्वामित्व के सिद्धांत को स्वीकारता है दल, स्टेट ओनरशिप, और जब कभी यह लोगों के हित में आवश्यक हो वो एक्वायर करेगा। ऐसे किसी आर्थिक पद्धति को परिवर्तित, संशोधित या समाप्त करेगा जो किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों के लिए अनुचित है। सामान्य रूप से कृषि काश्तकारों और विशेष रूप से कोठी पद्धति और तालुकदारी व्यवस्था के अंतर्गत काश्तकारों को भूस्वामियों द्वारा आहरण और बेदखली से संरक्षण दिया जाएगा। कोई किसान की बात करता है? डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। किसान के नाम तो पूरा मार्केट को बेचने की तैयारी थी अभी जो कृषि कानून आया था। आगे पेंशन और बोनस की भी बात करते हैं और इसके अलावा मजदूरों को सस्ते और स्वच्छ आवास प्रदान करने का प्रयास किया जाए। कृषक मजदूरों के लाभ के लिए दल वही हित लाभ देगा जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स को देगा। जो औद्योगिक मजदूरों को जो लाभ दिया जाएगा वही कृषि मजदूरों को दिया जाएगा। बेरोजगारी कम करना, अभी प्रोफेसर वर्मा कह रहे थे कि राज्य कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो बेरोजगारी कम करना राज्य की जिम्मेदारी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की जिम्मेदारी है और इसलिए दल इस दायित्व का निर्वाह बेरोजगारों और भूमिहीन मजदूरों के लिए भू व्यवस्था की योजनाओं शुरू करके और लोक निर्माण कार्य प्रारंभ करके करेगा। साहूगिरी, सूदखोरी पर लगाम लगाएगा, कानून बनाएगा। शहरों में जो निम्न मध्यम वर्ग है उनके लिए उचित आवास की व्यवस्था करेगा। ये मैनिफेस्टो में, ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो है। और एक बात याद रखना चाहिए, जब अंबेडकर ग्रो कर रहे थे, विकसित हो रहे थे, उस समय रूस में क्रांति हो चुकी थी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो चुका था वहां। अंबेडकर जब मैच्योर हो चुके थे उस समय चाइना में क्रांति हुई, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तो उनके आइडियाज पर जब आप देखेंगे जो प्लानिंग दे रहे हैं उस पर समाजवाद का प्रभाव है। अगला देखिए, स्टेट और माइनॉरिटी में स्पष्ट होकर निकलता है जो आर्थिक जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है स्टेट और माइनॉरिटीज की। इसके अलावा बहुत कुछ है लेकिन वो किताब में आप देख लेंगे, उतना समय नहीं कि मैं विस्तार से कहूं कि सामाजिक कार्य के लिए गांव में क्या क्या करना है। शिक्षा के लिए सारा प्लानिंग है। शिक्षा के लिए दल निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करेगा, प्रौढ़ शिक्षा की योजना प्रारंभ करेगा, तकनीकी शिक्षा पे बल देगा, गांव में पुस्तकालय, ग्रामीण सभा, ग्रामीण रेडियो स्टेशन और रोटरी सिनेमा स्थापित करेगा। ये 1935-36 में बात कर रहे थे। अब आइए जरा सा 47 में क्या कर रहे हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने स्टेट ऑफ एंड माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट की ओर से एक तरह से वो संविधान था वो। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।